from the corporate tax planning from the chapter 2nd, TDS, TDS relaxation for the sole proprietor. Continuously play Nishant Bhaiya's marriage havan was play in my mind. TDS relaxation for the sole proprietor under section 194C. जो 194C है, अगर फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के अंदर वी हैव टू पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस हुआ कॉन्ट्रैक्टर जो था, हमने इस सेक्शन के अंदर उसको पेमेंट दे दी, क्या इस पे टीडीएस लगेगा, क्या इस पे टैक्स डिडक्शन उसकी होगी? तो नो टीडीएस डिडक्शन. Sole proprietor are not required to deduct the tax on the payment to the resident contractors for carrying out worker under contract. मतलब इस पर कभी भी टीडीएस कटता नहीं है अगर जो एक कॉन्ट्रैक्टर किसी भी वर्कर को काट के देता है. मैं पूरी पॉइंट दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. नो टीडीएस डिडक्शन. Sole proprietor are not allowed required to deduct tax on the payment to resident contractors for carrying out worker under contract. मतलब मैंने पॉइंट गलत बता दिया. जो वर्कर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर और जो रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उनको, यानी कि मैं सोल प्रोप्राइटर को डिडक्शन नहीं देगा, उनके पेमेंट में से टीडीएस नहीं कटेगा. अंडर सेक्शन 194C की बात हो रही है. दिस इज द सेक्शन इज अ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, सो नो टीडीएस इज अवेलेबल. ठीक है. अगर बात करें हम सेक्शन 194A की, 194A मतलब पहले सी था, अब ए सेक्शन है. इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज़. जो सिक्योरिटीज़ हमारी होती है जैसे स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, इन पे जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इन पे भी टीडीएस नहीं लगता. अभी याद करने पड़ेंगे, रट्टे वाले काम है, क्योंकि हमने कौन सा प्रैक्टिकली करके देखना है या देखा है. जब हम बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे तो हमें ये पॉइंट्स याद होंगे, तभी हमें जॉब मिल सकती है, क्योंकि इतने बेसिक्स पे कोई जाता नहीं है. तो मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर हम टीडीएस की बात करें जो कि सेक्शन 194A में आ रहा है, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे लग रहा है, तो टीडीएस नहीं मिलेगा. ठीक है, आ गया समझ में. और नीड की अगर मैं बात करूँ, नीड क्यों है? क्योंकि टीडीएस डिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको पेमेंट में से कट करके कर सकें. अगला क्या पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, टीडीएस कहाँ पे ज़रूरत है? सो टीडीएस इफ़ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड. अगर 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 अकाउंट्स की बुक्स मतलब हमारी बुक कीपिंग अकाउंट्स है, उसके अंदर हम ऑडिटिंग करवा रहे हैं, उसके अंदर भी अंडर सेक्शन किस अंडर सेक्शन मतलब 44AB. ये सेक्शन याद रखने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. तो सेक्शन 44AB इसके अंदर हम टेक टीडीएस पे करेंगे. बट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2017 अपना असेसमेंट ईयर है, उसका प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 2016 हो गया. तो इसके अंदर हम सेक्शन जो हमें दिया गया सिर्फ उस सेक्शन के अंदर हम टीडीएस को पे करेंगे. किन के अंदर नहीं पे करना मैंने पिछली बार बता दिया आपको, पर इनके अंदर पे करना पड़ेगा. इट इज़ कंपल्सरी. सो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस तरह के बिजनेसेस ये कर सकते हैं. पहला बिजनेस में आते हैं. अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस की टोटल जी सेल है, उसकी टोटल टर्नओवर मतलब साल की जो सेल आ रही है उसकी कैश में टोटल जो रिसिप्ट बन के आती है, जो नेट अमाउंट लिखा होता है, मोर देन या एक्सीड 1 करोड़ है, वो भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में नहीं. देखो, एक रिसिप्ट बन के आती है बिजनेस में, जब पूरी अकाउंटिंग की जाती है, एंड में बिल दिए जाते हैं, तो उसके नीचे क्या लिखा होता है कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, उसका परसेंटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली डिडक्शन मिलती है. तो सेल जब हमारे पास आ जाएगी, हमने चेक करना है हमारी सेल कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है. अगर वो ज़्यादा हुई, वो भी असेसमेंट ईयर में होना ज़रूरी है, इन द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में होना ज़रूरी है. ठीक है, वो भी कैश में होना ज़रूरी है. तो उसका जो पेमेंट का टीडीएस जो कटेगा वो 5% से ज़्यादा नहीं कटेगा. ठीक है. और उसकी लिमिट कहाँ तक हम रख सकते हैं? 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक. मतलब 1 to 10 करोड़ के बीच बीच में 5% तक का हमारा टीडीएस लगता है. कितना लगता है? 5% तक का लगता है.
अब ये बात खत्म होगी बिजनेस की, अब प्रोफेशन मतलब हमारा प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, सीए, टीचर, ऑथर, डॉक्टर, ये सब प्रोफेशंस की बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं अगर उनकी टोटल रिसिप्ट जो आ रही है वो 50 लाख तक आ रही है, इतनी तो उनकी हो ही जाती है सैलरी, इतनी तो आती है ना। डॉक्टर की तो आती है, वो भी बहुत हाई लेवल। सीए की मैं एग्जांपल लेती हूँ, प्रोफेशन की बात में लूँ तो अगर उसकी जो सैलरी आ रही है वो 50 लाख तक टोटल आ रही है, ठीक है ना, ग्रॉस रिसीप्ट, वो भी तो उस पर भी कितना परसेंटेज लगेगा, इसमें परसेंटेज की बात ही नहीं, बस 5% बिजनेस में लगेगा और 1 to 10 करोड़ तक उसका टोटल वो रहेगा। तो ये थी कुछ हमारी जिन पे टीडीएस नहीं लगता और किस पे लगेगा बता दिया। एच पे, सी पे नहीं लगता है, 44 AB पे लगता है, इस पे टीडीएस पे करना पड़ेगा, दो तरह में पे करना पड़ेगा, बिजनेस में, प्रोफेशन में। बिजनेस में अगर मैं बात करूँ 1 to 10 करोड़ रिसिप्ट आती है जिसका टोटल परसेंटेज 5% आता है। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ जैसे सीए वगैरह है, उसकी 50 लाख तक की अमाउंट एलिजिबल होती है। तो हम बात कर रहे हैं, इतना ख़त्म हो गया। अब आ रहे हैं हम 80C के ऊपर। 80C डिडक्शन हमें मिलती है, इस डिडक्शन का जो नेम है वो आ रहा है डिडक्शन फॉर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमें हमने सेविंग की, हमने उस सेविंग को इन्वेस्ट किया, या फिर सेविंग करते रहे साथ साथ में इन्वेस्टमेंट करते रहे, उस डिडक्शन को नाम देते हैं 80C। ठीक है, अब उसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। इंडिविजुअल को मिलेगी, मुझे मिलेगी, एचयूएफ को मिल सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल सकती है, पर ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर ही मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? सिर्फ जो ओल्ड स्लैब रेट को फॉलो करेगा। तो कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी शॉर्ट एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी है जैसे लाइक LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया हमारा, EPF हो गया, ठीक है, PPF हो गया, NS नेशनल सेविंग स्कीम्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गए, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट हो गए, TS हो गया, एस SSP और एट्सेट्रा। तो अब मैं टेबल की बात करूँ, समराइज़ कर दूँ सबको मैं, तो मैं इसको एक चार्ट की फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में दूसरे प्रोसेस में